अमीर बेटी की एसी, गरीब बेटी की खेती के बीच रसोई। यार थोड़ा सा छाता मेरी तरफ भी कर दे, इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं भीग जाऊंगी। हे भगवान, एक तो छाता इतना छोटा, ऊपर से बारिश इतनी तेज। एक काम कर, तू ही पकड़ ये छाता। दरअसल गौरी और निशा बहुत अच्छे बचपन के फ्रेंड हैं। एक तरफ गौरी जो जिम्मेदार और सुलझी हुई है, तो वहीं निशा नटखट और थोड़ी कामचोर है। दोनों बारिश में भीगते हुए एक ही छाते में घर जा रहे हैं। वैसे गौरी, तूने कभी बताया नहीं तेरा सपना क्या है? कुछ नहीं, बस मम्मी पापा के बुढ़ापे का सहारा बन सकूं और उनकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊं। तो इतनी समझदार है, और एक मैं हूँ जिसके सपने घर जाकर एसी में आराम करना है। तुझे पता है बिना एसी के मैं रह नहीं सकती। हाँ हाँ, अच्छे से पता है। अच्छा, मेरा घर आ गया है, तू छाता लेकर चली जा, मुझे कल दे देना। इतना कहकर गौरी छाता निशा को पकड़ा देती है और खुद घर के अंदर जाती है। अरे क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी खांसी आ रही थी बेटा, तू घबरा मत, ये सब तो रोज का है। खांसी? लेकिन अचानक कैसे? जरूर आपने रात को दवाइयाँ नहीं ली होंगी। रुकिए आप, मैं खाना बना कर लाती हूँ, फिर आपको दवाई खिलाऊंगी। इतना कहकर गौरी किचन में जाती है और चावल दाल के छोटे छोटे डिब्बे खोलकर देखने लगती है। ये क्या, आटा और दाल तो खत्म हो गए हैं। पापा को दवाइयाँ देने में लेट हो जाएंगे। एक काम करती हूँ, सूखे चावल ही बना लेती हूँ। ये सोचकर गौरी चावल बनाती है और अपने पापा को ले जाकर देती है। तभी बाहर से शर्मिला हाथ में पूजा की थाल लिए अंदर आती है। अरे वाह बिटिया, बना दिया तूने खाना। हाँ माँ, मैंने सोचा आपको आने में अगर देर हो गई तो पापा की दवाइयों का टाइम निकल जाएगा। सच में आजकल के जमाने में हमें तो तेरे जैसी इतनी अच्छी बेटी मिली है जो खुद से पहले हमारा सोचती है। अरे जब से इसने अपने होश संभाले हैं, तब से घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई लिखाई, अपनी छोटी बहन की देख रेख सब अकेले अपने कंधों पर संभाल रखा है इसने। भले भगवान ने हमें पैसे नहीं दिए, लेकिन तुझ जैसी बेटी देकर हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। बस अब एक ही बात की चिंता रहती है, इन पैसों की वजह से कहीं तेरी शादी किसी गलत घर में ना हो जाए तो मेरी बच्ची का क्या होगा। मम्मी पापा, आप लोग मेरी शादी को लेकर इतना चिंता क्यों करते हैं? मेरी शादी जहाँ होनी होगी वहाँ हो जाएगी। आप तो बस अपनी सेहत का ध्यान रखिए। इतना कहकर गौरी अपने कॉलेज की पढ़ाई में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब निशा घर पहुंचती है। अरे आ गई मेरी बेटी, ये देख मैंने आज तेरी पसंद का खाना बनाया, वो भी अपने हाथों से। माँ मैं बहुत थक गई हूँ, आपने जो भी बनवाया है मेरे कमरे में भिजवा दीजिए, मैं आराम से एसी ऑन करके वहीं बैठकर खा लूंगी। इतना कहकर निशा अपनी सैंडल फेंककर तुरंत अपने कमरे में जाकर एसी ऑन करके तुरंत बिस्तर पर लेट जाती है। तभी स्टाफ हाथों में अश्विनी का बनाया हुआ खाना लेकर आता है। छोटी मालकिन, ये लीजिए, बड़ी मैम साहब ने आपके लिए खाना भिजवाया है। वहीं रख दीजिए आप, और हाँ जाते वक्त दरवाजा अच्छे से बंद कर दीजिएगा, वरना एसी की हवा बाहर चली जाएगी। इतना कहकर निशा खाना खाने लगती है और फिर खाना खाकर आराम करती है। इसी तरह दिन बीतते हैं। फिर एक दिन बड़ा बिजनेसमैन अपनी कार के साथ परेशान खड़ा था। उफ, और कितनी देर लगेगी? मुझे यहाँ के काम निपटाकर शहर भी जाना है, जल्दी ठीक करो गाड़ी। जी मालिक, कर ही रहा हूँ, बस थोड़ी देर रुक जाइए। ड्राइवर की बात सुनकर नीरज इधर उधर देखने लगता है। तभी नीरज की नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। इतनी ट्रैफिक है, अब मैं रास्ता कैसे पार करूं? मुझे तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता। प्रभावती परेशान खड़ी थी। तभी दौड़कर गौरी उसके पास आती है। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं बेटिया, बस रास्ता पार करने की कोशिश कर रही हूँ। बस इतनी सी बात, मैं आपको रास्ता पार करवा देती हूँ, मेरा हाथ पकड़िए। गौरी प्रभावती का हाथ पकड़कर ट्रैफिक से भरे रास्ते को पार करवाती है। और तभी गौरी का ध्यान अपने कॉलेज बस पर जाता है जो जा चुकी होती है। कि भगवान, मेरी कॉलेज बस तो छूट गई, अब मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है। क्या हुआ बेटी, क्या सोच रही है? वैसे शुक्रिया, तूने मुझे रास्ता पार करवा दिया, देखना भगवान तेरा भला जरूर करेगा। प्रभावती देवी इतना कहकर खुशी खुशी अपनी राह पर चल पड़ती हैं, जिसे देखकर परेशान गौरी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। वही नीरज, ये लड़की सबसे कितनी अलग है, खुद का फायदा सोचे बिना दूसरों की मदद कितने प्यार से कर रही है, जो इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है। मालिक, मालिक, तब से मैं आपको बुला रहा हूँ, कहाँ खो गए हैं आप? मालिक, अरे चलिए, गाड़ी ठीक हो गई है, हम चलते हैं। ड्राइवर की बात सुनकर नीरज कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी सिर्फ गौरी के बारे में ही सोच रहा था। और अब अक्सर नीरज उसी रास्ते से गुजरता और गौरी को देखते रह जाता। अरे रोको रोको रोको, कार यहीं रोक दो।
क्या इस सब्जी मंडी में? लेकिन क्यों? आपको सब्जियां लेनी है क्या? मजाक मत करो, मुझे कुछ काम है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर नीरज कार से उतरता है और सामने सब्जी बेच रही गौरी को लगातार देखने लगता है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। ये लड़की कितनी अच्छी है, उस दिन बड़ों की मदद कर रही थी तो आज सब्जियां बेचकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रही है। अब इस तरह दिन बीतने लगते हैं। नीरज कभी गौरी को बच्चों को पढ़ाते हुए तो कभी लोगों की मदद करते हुए देखने लगता है। फिर एक दिन, अरे बस बहुत हो गया, अब आखिर कब तक ऐसे ही चलेगा? मुझे उससे बात करना ही पड़ेगा और फिर मुझे शहर भी तो लौटना है। ये फैसला लेकर नीरज कुएं के पास पानी भर रही गौरी के पास जाता है। अरे आप कौन है और मुझसे क्या काम है? देखिए, मैं आपको काफी दिनों से देख रहा हूँ और नोटिस कर रहा हूँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। क्या आप मुझसे शादी कीजिएगा? क्या शादी? नहीं नहीं, इतना कहकर गौरी वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक रुककर वो सोचती है, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी शादी करने से मेरे परिवार वालों की चिंता और जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। क्या हुआ? आप क्या सोच रही हैं? यही कि आप जैसा इतना अमीर इंसान मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न देने को दहेज और न ही पहनने को ढंग के कपड़े। मुझे अपने लिए जीवन साथी चाहिए, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी नहीं। और रही बात कपड़ों की, तो मैं आपके दिल से प्यार करता हूँ, कपड़ों से नहीं। फिर तो आपको मेरे घर वालों से मिलना पड़ेगा। अच्छा तो फिर बताओ, कब मिलवा रही हो अपने घर वालों से? अब शादी करनी है तो बात तो करनी ही पड़ेगी। गौरी नीरज को लेकर अपने घर जाती है और सभी की आपसी सहमति के साथ रिश्ता तय हो जाता है और कुछ ही दिनों में रीति रिवाजों के साथ नीरज की शादी गौरी के साथ करवा दी जाती है। और फिर विदाई के वक्त, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। देख बेटी, एक ना एक दिन हर लड़की को अपने माँ बाप को छोड़ अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। बस तू एक बात याद रखना, रिश्ते पैसों से नहीं, अपनों के साथ और विश्वास से बनते हैं। इतना कहकर शर्मिला गौरी की विदाई करवाती है और गौरी नीरज के साथ कार में बैठकर नॉर्मल सी साड़ी में रात तक अपने बड़े बंगले जैसे ससुराल पहुंचती है, जहां मीनाक्षी आकर दरवाजा खोलती है। क्यों नीरज, तू तो फोन पर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब क्या हुआ? किस गरीब को उठा लाया अपने साथ? मीनाक्षी गौरी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है, तभी वहां मनीष आता है। क्यों, ये है तेरी पसंद? इससे अच्छा तो हम अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी करवा देते। क्या जरूरत थी तुझे इससे शादी करने की? कहीं इस गरीब ने तो नहीं फंसा लिया तुझे अपने चंगुल में? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि गौरी को तो मैंने अपनी मर्जी से पसंद किया है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसका दिल भी बहुत नेक है। आप एक बार। मुझे यह सब नहीं जानना। हम इस गवार को अपनी बहू कभी नहीं मान सकते। अगर तुझे फिर भी इसके साथ रहना है तो घर के बाहर खेत में जो घर है वहां जाकर रहे। हाँ, मैं तुझे इस घर की चौखट इसके साथ नहीं लांघने दूंगी। लेकिन माँ। रहने दीजिए नीरज जी, हम उस खेत में ही रहेंगे। नहीं, भला तुम गर्मी में खेत में कैसे रहोगी? मैं जानती हूँ थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप भी तो मेरे साथ होंगे। और फिर इस घर में हम तभी जाएंगे जब मम्मी पापा हमारे रिश्ते को अपनाएंगे। नीरज थोड़ा सोचता है और गौरी के साथ खेत में बने एक छोटे से टूटे फूटे घर में पहुंचता है, जहां दीवारों की पपड़ियां छूट रही थी तो घर में मकड़ी के जाले लगे थे। एक बार फिर सोच लो गौरी, यहाँ रहना आसान नहीं होगा। घर पैसों से नहीं, अपनों के साथ से बनता है। और फिर आप मेरे साथ है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। घर छोटा है या बड़ा, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। गौरी की बात सुनकर नीरज का हौसला बढ़ता है और दोनों सो जाते हैं। फिर अगली सुबह उठते ही गौरी घर के जाले साफ करती है और छोटे छोटे मटकों में बीज भी बोती है। बस एक बार मेरे ये सारे पौधे उग जाएं, फिर मैं इन्हें घर के आसपास रख दूंगी, मेरा पूरा घर खिल उठेगा। गौरी ये सोच रही थी कि तभी नीरज की नींद खुलती है और वो गौरी के पास आता है। वाह गौरी, तुमने तो 2 घंटे के अंदर इस टूटे घर में भी 4 चांद लगा दिए। 4 चांद लगेंगे कैसे नहीं, आखिरकार काम कौन कर रहा है? और कौन? मेरी प्यारी पत्नी कह रही है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा जी, कुछ भी। अरे वैसे गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, हमने कल रात से कुछ नहीं खाया। बस इतनी सी बात, रुकिए मैं अभी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर गौरी जैसे ही आगे बढ़ती है तभी कुछ सोचकर रुक जाती है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? यही सोचकर ना कि इस एक कमरे के छोटे से घर में तुम रसोई कहाँ करोगी, क्या बनाओगी, कैसे बनाओगी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम सिर्फ 2 हैं और फिर ये घर हमारे लिए काफी है। आप जाइए, कुछ बर्तन और खाने का सामान लेकर आइए। गौरी की बात सुनकर नीरज दुकान जाने के लिए निकल पड़ता है और गौरी 2 लकड़ियां जोड़कर कमरे के अंदर बर्तन रखने के लिए छोटा सा स्ट्रक्चर बनाती है। बर्तन रखने के लिए स्ट्रक्चर तो मैंने बना लिया, लेकिन अब सब्जियों के लिए क्या करूं? अरे हाँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ, मैं तो खेत में रहती हूँ, यहाँ जरूर थोड़े बहुत आलू या सब्जी मिल ही जाएंगे। ये सोचकर गौरी खेत में जाकर कड़ी धूप में घासों के बीच छुपे छोटे छोटे आलू ढूंढने लगती है
गौरी को ऐसा करता बालकनी में खड़ी मीनाक्षी देख रही होती है। अब आएगा ना मजा, जब ये गरीब दिन भर खेत में सड़ेगी, भूखी मरेगी, और तब भूखे प्यासे मेरे बेटे को एहसास होगा कि काश वो मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लेता। मीनाक्षी ये सोचकर जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीरज थोड़ा राशन और कुछ बर्तन लेकर आता है। ये लो बर्तन और राशन का थोड़ा सामान। अब ये बताओ कि तुम रसोई करोगी कहाँ? और कहाँ, खेत में खुली हवाओं के बीच। इतना कहकर गौरी अपना छोटा सा चूल्हा लेकर खेत के बीचों बीच रसोई करने निकल पड़ती है और धूप की वजह से पसीने से लथपथ हो जाती है। एक तो इस धूप की गर्माहट, ऊपर से चूल्हे के पास बैठने की गर्मी, दोनों एक साथ लगता है आज मुझे कबाब बनाकर ही छोड़ेंगे। उफ, कितनी गर्मी है। गौरी गर्मी से परेशान हो जाती है लेकिन फिर भी हार नहीं मानती और चूल्हे पर गर्मा गर्म खाना बनाकर नीरज के साथ बैठकर खाना शुरू करती है। अरे सच में गौरी, तुमने बहुत टेस्टी खाना बनाया है। अगर मम्मी पापा ने हमारे रिश्ते को अपना लिया होता तो आज तुम्हारी पहली रसोई होती। कोई बात नहीं जी, वो दिन भी जल्दी आएगा जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को दिल से अपनाएंगी और आशीर्वाद भी देंगी। गौरी और नीरज आपस में बातें करते हुए खाना खाते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दिन बीतते हैं और गौरी खेत में खेती करना शुरू कर देती है। बीज बो दिया है, अब एक बार सिंचाई हो जाए फिर बाकी का काम तो आसान ही है, लेकिन मैं सिंचाई कैसे करूं? गौरी ये सोच रही थी कि तभी वहां नीरज आता है। क्या हुआ, तुम अचानक रुक क्यों गई खेती करते करते? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सिंचाई कैसे करूं। अरे हमारे पास बैल तो है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, बैल की जगह अपने कंधों पर रस्सी बांधकर सिंचाई करने में तुम्हारी मदद करता हूँ। आप इतने दिनों से काम पर नहीं जा रहे, मुझे लगा आपकी तबीयत खराब है, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप काम पर जाइए, मैं ये सब खुद कर लूंगी। जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत नहीं, मैं वहाँ कैसे काम कर सकता हूँ? चलो अब तुम परेशान मत हो गौरी, हम मिलकर खेती करेंगे। इतना कहकर नीरज बैल की जगह खुद के कंधों से हल खींचकर खेती करने लगता है। वहीं बालकनी में खड़ी मीनाक्षी और मनीष। हमारे घर का बड़ा बेटा इस तरह खेत में हल खींच रहा है और हम यहाँ खड़े खड़े देख रहे हैं। क्यों ना हम ये रिश्ता अपना ले, क्योंकि वैसे भी अब हमारे घर को भी एक बहू की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है रिश्ता अपनाने की। खेत में हल खींचकर थोड़ी अकल आ जाएगी और खुद गिड़गिड़ाता हुआ आएगा हमारे पास। और रही बात शादी की, तो मैं अपने बेटे की शादी अपने स्टैंडर्ड की लड़की से करवाऊंगी, अब बस तुम देखते जाओ। इतना कहकर मीनाक्षी चिढ़कर वहां से चली जाती है और शाम को ही लड़की देखने के लिए पंडित बुलाती है। पंडित जी, मुझे कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि हमारे स्टैंडर्ड की लड़की दिखाइएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके स्टैंडर्ड की बड़ी सुंदर और अमीर घराने की लड़की है। ये देखिए उसकी फोटो, नाम निशा है। इतना कहकर पंडित मीनाक्षी को फोटो दिखाता है। तभी वहां मीनाक्षी का छोटा बेटा सौरभ आता है। अरे सौरभ बेटा, रुक रुक, ये देख लड़की की फोटो और देखकर बता तुझे पसंद है या नहीं। माँ, मुझे फोटो देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सौरभ की बात सुनते ही मीनाक्षी खुश हो जाती है और निशा से ही सौरभ की शादी तय कर देती है। दिन बीतते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ निशा और सौरभ की शादी हो जाती है और निशा अपने दाहिने पैर से कलश गिराकर घर में गृह प्रवेश करती है। बहू, सच में मुझे तेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। तू बिल्कुल किसी राजकुमारी की भांति ही सौंदर्य की मूरत लग रही है। मम्मी जी, इसमें लगने वाली क्या बात है, मैं तो हूँ ही। वैसे शादी के चक्कर में मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। मेरा कमरा कहाँ है? बहू, मैंने तेरे लिए खुद एसी वाला बड़ा कमरा बनवाया है, चल मैं तुझे लेकर चलती हूँ। मीनाक्षी उत्साहित होकर निशा को उसके बड़े से एसी वाले कमरे में लेकर जाती है। ये देख बहू, कैसा लगा तुझे ये कमरा? मैंने स्पेशली सिर्फ तेरे लिए बनवाया है ना? बिल्कुल खास। इसमें खास वाली क्या बात है, मेरे मायके में तो इससे भी बड़ा कमरा था मेरा। निशा मीनाक्षी को बिना कुछ कहे बिस्तर पर जाकर सो जाती है और मीनाक्षी थोड़ा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह फिर अगली सुबह। आज तो बहू की पहली रसोई है, आज बहू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। हाँ, आज मैं भी देखूंगा माँ ने जो बहू को पसंद किया है वो कैसा खाना बनाती है। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी निशा उबासी लेते हुए नींद में नाइट ड्रेस पहनकर नीचे आती है। माँ, मेरी कॉफी कहाँ है? आपकी वजह से मुझे मेरा एसी वाला कमरा छोड़कर आना पड़ा। बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है, हमारे लिए खाना तो तू बनाएगी ना? क्या, मैं और खाना बनाऊंगी? मम्मी जी, मेरे और रसोई के बीच 2 नदियों के किनारों जैसा फासला है, और वैसे भी घर पर तो नौकर लगे हैं, फिर मुझे काम करने की क्या जरूरत है? हाँ माँ, बात तो सही है, अगर नौकर है तो फिर निशा क्यों खाना बनाए? छोड़िए, मैं रामू काका को नाश्ते के लिए कह देता हूँ। मेरे लिए कॉफी भी बोल देना। इतना कहकर निशा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और थोड़ी देर में रामू काका खाना बनाकर सभी को नाश्ता करवाते हैं। अब इसी तरह दिन बीतते हैं। निशा आराम से देर तक उठा करती, घर के कामों को हाथ तक नहीं लगाती और दिन भर फोन देखना शुरू कर देती है। तभी एक दिन
ये मेरे अच्छे भले किचन की ये हालत किसने कर दी? अरे आज तो नौकर आए ही नहीं। एक काम करती हूँ, बहू को कह देती हूँ, वैसे भी उसे फोन चलाने से तो फुर्सत है नहीं, खुद से कुछ उठकर करेगी नहीं। ये सोचकर मीनाक्षी तुरंत कमरे में फोन चला रही निशा के पास जाती है। मम्मी जी आप यहाँ, कुछ काम था क्या? बहू देख, तू वैसे भी घर का कोई काम तो करती नहीं है, लेकिन आज नौकर नहीं आए हैं तो तू किचन में रख के बर्तन धो दे। नौकर नहीं आए हैं तो मैं क्या करूं? वैसे भी मैं इस घर में शादी करके बहू बनकर आई हूँ, नौकरानी नहीं। चलिए अब जाइए यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। निशा की बात सुनकर मीनाक्षी कमरे के बाहर चली जाती है। बहू के लिए मैंने कितना सब कुछ सोचा था और बहू मुझे इस तरह से जवाब दे रही है। कहीं मैंने अमीर घर की बेटी को बहू बनाकर गलती तो नहीं कर दी? धीरे धीरे निशा की हरकतों से मीनाक्षी परेशान होने लगती है और खुद पर अफसोस करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन रात को, गौरी ये देखो मैं बाजार से सामान लेकर आ गया। अच्छा आइए जी, आप चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपका खाना निकाल देती हूँ। अरे आज बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ना हम आज खेत में बैठकर ही खाना खा लें? जी जैसा आप कहें। इतना कहकर गौरी खाना निकालती है और नीरज हाथ मुंह धोकर घर की खेत पर बैठकर खाना खाना शुरू करता है और पहला निवाला गौरी को अपने हाथों से खिलाता है। पहले आप खाइए, अगर मैं खाऊंगी तो जूठा हो जाएगा और फिर आप मेरा जूठा थोड़ी ना खाएंगे। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है और मुझे दिक्कत क्यों होगी? मैं तो तुम्हारा पति हूं ना। इस तरह नीरज और गौरी आपस में प्यार भरी बातें करते हैं और ये सब बालकनी में खड़ी मीनाक्षी देख रही और सुन रही होती है। तभी वहां निशा आती है। क्या हुआ मम्मी जी, क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं कुछ नहीं, सब पता है मुझे। जरूर इस बुढ़िया के दिमाग में मेरी बुराइयां चल रही होंगी। अब इससे तो मैं छुटकारा नहीं पा सकती, लेकिन इस घर से तो निकल सकती हूँ ना। ना रहेगा बाज ना बजेगी बांसुरी। खुद ही ये फैसला लेकर निशा मीनाक्षी के साथ घर के अंदर चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह सुबह, माँ मेरा हाथ। क्या हुआ बहू, तुझे अचानक क्या हुआ? निशा की चीख सुनकर दौड़कर सौरभ वहां आता है। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ है? जरा सा अपना ध्यान नहीं रखती, चोट कैसे लगी? अब आपको कैसे बताऊं, मम्मी जी ने जानबूझकर मेरी उंगली मरोड़ दी। मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद खाना बना दूंगी, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। बहू ये क्या कह रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो झूठ क्यों बोल रही है? देखो सौरभ, मैं झूठ नहीं बोल रही। भला मुझे क्या मिलेगा मम्मी जी को फंसाकर? पता है मम्मी जी कह रही थी कि बगल वाली पड़ोसन दहेज में बहुत सारी चीज लाई थी और मैं तो खाली हाथ आ गई, और पैसों के लालच में ही तो मम्मी जी ने जेठानी जी को भी घर से बाहर निकाल दिया है। बात तो सही है, माँ ने पैसों के लिए बड़ी भाभी को भी इतनी गर्मी में खेत में रहने की सजा दी है, तो माँ निशा के साथ भी ऐसा कर सकती है। मैंने देखा, मैंने आपके कहने पर शादी जरूर की है, लेकिन आपके कहने पर चलूंगा नहीं। मेरी पत्नी को टॉर्चर करना बंद कर दो। इतना कहकर सौरभ वहां से चला जाता है। अब देखते जाइए मम्मी जी, मैं कैसे आपको इस घर से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ। लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुछ नहीं, बस आपका चेहरा मेरी आंखों में खटकता है। इतना कहकर निशा वहां से चली जाती है। इसी तरह फिर अगले दिन दोपहर को, बहू मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, नौकरानी आई नहीं है तो थोड़ा बर्तन धो देगी क्या? मैंने अपने मायके में जूठे गिलास तक हाथ नहीं लगाए हैं और आप चाहती है मैं आपके जूठे बर्तन धोऊं? और वैसे भी अगर इतनी ही जरूरत है ना तो जाकर खुद धो लीजिए। मीनाक्षी हार मानकर खुद जाकर बर्तन धोने लगती है। तभी कुछ देर बाद निशा किचन में आती है। मम्मी जी मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ, रात तक वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर निशा अपनी एसी वाली कार में बैठकर शॉपिंग पर जाने के लिए निकलती है। तभी रास्ते में उसे अपनी जेठानी खेत में रसोई करती दिखाई देती है। हे भगवान, इतनी गर्मी है, ऊपर से ये चूल्हा भी जलने का नाम नहीं ले रहा। अभी तो मुझे खेती भी करनी है एक दिन के 24 घंटे में, और क्या क्या करूं? ओह माय गॉड, इतनी गर्मी में तो मेरा कार का शीशा भी खोलने का मन नहीं करा, और कुछ लोगों की घटिया किस्मत की वजह से वो खेत में रसोई कर रहे हैं। देवरानी जी आप यहाँ, आप कार में बैठकर कहाँ जा रही हैं वैसे? अब मैं तुम्हारी तरह खेत में रसोई करने वाली बहू तो हूँ नहीं जो करती रहूं। शॉपिंग पर जा रही हूँ जहाँ जाने के लिए पैसे लगते हैं। तुम भी चलोगी क्या? ओप्स, लेकिन तुम्हारे पास तो पैसे होंगे नहीं। देवरानी जी मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो क्या हो गया, देखना एक दिन मैं खेती करके बहुत पैसे कमाऊंगी। क्या खेती करके पैसे कमाओगी? सपना अच्छा है लेकिन रात में देखा करो। खुली आंखों से सपने नहीं देखते। निशा गौरी का मजाक बनाती है और खुद जाकर बड़े मॉल से महंगे महंगे कपड़े खरीदती है। चलो सारी शॉपिंग तो मैंने कर ली, अब जल्दी से घर चली जाती हूँ। सौरभ जी के आने का टाइम हो रहा है, उनके सामने बेचारी बहू भी तो बनना है। यह सोचकर निशा जल्दी जल्दी घर आती है और अपनी सारी शॉपिंग की हुई चीजें अलमारी में रखकर बालकनी में जाती है जहां मीनाक्षी खड़ी थी। कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? ऐसा तो नहीं कि मैंने सोने की तलाश में कोहिनूर को खो दिया है?
मीनाक्षी आंखों में आंसू लिए बालकनी से खेती कर रही गौरी और नीरज को देख रही थी। दोनों खेत में पाइप से पानी डाल रहे थे। ये देखिए, हमारी मेहनत रंग ला रही है। हमारे धान और सब्जी खेत में उगने लगे हैं। जल्दी ही हम इन्हें बेच भी देंगे। हमारी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, और फिर जब हम 2 हों साथ तो घबराने की क्या है बात। इतना कहकर नीरज गौरी की तरफ पानी फेंकने लगता है। अरे आप मुझ पर पानी क्यों डाल रहे हो? खाना हमें खेत से मिलेगा, पानी भी खेत में डालो। अरे लेकिन मुझे तो रसोई करके तुम देती हो ना, तो खाना मुझे तुमसे मिलता है। तुम्हें अपनी भी तो तुम पर डालूंगा ना। नीरज की बात सुनकर गौरी भी नीरज पर पानी डालने लगती है और दोनों खेत की गर्मी को भूलकर एंजॉय करने लगते हैं। यह सब देखकर मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी मम्मी जी देखिए ना, मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। आप इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ घुमाकर मोड़ दीजिएगा क्या? मैंने फोन में देखा था, इससे हाथ का दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन हाथ घुमाने से दर्द कैसे ठीक हो सकता है बहू? मम्मी जी हाँ, ठीक हो जाता है, तभी तो मैं कह रही हूँ आपसे। मैं खुद कर लेती, लेकिन मेरा हाथ अपने आप हो ही नहीं रहा है। आप कर दीजिए ना। ठीक है बहू, चल, आखिरकार तो मेरी बहू है, तेरा ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। मीनाक्षी निशा के साथ कमरे में आती है और निशा के बताई तरीके से उसका हाथ मोड़ने लगती है। तभी वहां सौरभ आता है। माँ, लग रहा है मम्मी जी छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? सौरभ मुझे बचा लो। बस बहुत हो गया। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप मेरी पत्नी पर इतने अत्याचार कर रही हैं। आप सास हैं या जल्लाद? लेकिन बेटा ये करने के लिए मुझे तो नहीं। माँ मुझे कुछ नहीं सुनना। 100 बात की एक बात है, अगर आपसे मेरी पत्नी खुश नहीं देखी जा रही है तो आप ये घर छोड़कर जा सकती हैं। चलो निशा। इतना कहकर सौरभ निशा को अपने साथ कमरे में ले जाता है और निशा फूट फूट कर रोने लगती है। अच्छा हुआ तुमने आज देख लिया, वरना मैं इन्हीं सब के बीच एक दिन फंस कर मर जाती। मम्मी जी हमेशा मुझे टॉर्चर करती है, वो भी सब काम करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करती, लेकिन मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। आखिरकार क्या क्या करूँ? देखो निशा, तुम इस तरह रो मत। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आज शाम को माँ से बात करूंगा। सौरभ की बात सुनकर निशा मनी मन खुश हो जाती है और फिर शाम को सौरभ हॉल में मीनाक्षी और मनीष के सामने बैग लाकर फेंक देता है। बेटा ये क्या है? तूने हमारा बैग जमीन पर क्यों फेंक दिया? क्योंकि आपकी पत्नी से मेरी पत्नी की खुशियां देखी नहीं जा रही हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप सब लोग ये घर छोड़कर चले जाइए। जितना रहना था आप लोगों ने रह लिया, अब और नहीं। सौरभ गुस्से में मीनाक्षी और मनीष को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। अंधेरी शाम में मनीष और मीनाक्षी हो रही बारिश के बीच में बैग लेकर भटकने लगते हैं। जिस बेटे पर मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया, आज उसने मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो दूसरा कोई घर भी नहीं है। अरे है ना हमारा खेत वाला घर, जहाँ अब छोटी बहू रहती है। लेकिन उसे मैंने नहीं अपनाया, तो क्या वो मुझे अपना पाएगी? हम वैसे भी बारिश में भटक ही रहे हैं, चलकर देख लेते हैं। भगवान की दया से अगर उसने अपना लिया तो ठीक है, वरना मैं मान लूंगा कि मेरे लिए दोनों बच्चे मर चुके हैं। इतना कहकर मनीष मीनाक्षी के साथ खेत में रह रही गौरी के दरवाजे पर दस्तक देता है। गौरी दरवाजा खोलते ही मीनाक्षी के पैर छूने लगती है। मम्मी जी, पापा जी, नमस्ते नमस्ते। आप लोग मेरे घर आए, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन आप लोग इस हालत में, आप लोगों को क्या हुआ है? बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तू तो पत्थर नहीं बल्कि कोई नोर निकली। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। बड़ों के हाथ तो आशीर्वाद देने के लिए होते हैं, माफी मांगने के लिए नहीं। आप लोग घर के अंदर आइए, ये आपका ही घर है। गौरी की बात सुनकर मीनाक्षी की आंखों के आंसू खुशी में बदलने लगते हैं। तभी गौरी मनीष और मीनाक्षी के पैरों में लगा कीचड़ अपने हाथों से धोने लगती है। अरे अरे बहू, तू मेरे पैरों को हाथ क्यों लगा रही है? अरे बहुएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, छोड़ दे मेरे पैर। ससुर जी, आप भी तो घर के आदरणीय बड़े और मुखिया होते हैं, तो फिर अपनों से बड़ों के पैर छूने में कैसी शर्म? इतना कहकर गौरी खाना निकाल कर लाती है और मीनाक्षी और मनीष को खाना खिलाती है। वाह बहू वाह, आज इतने सालों बाद इतना टेस्टी खाना खाया है। सच में बहू तो इस घर की सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि अन्नपूर्णा भी है। आज मैं तेरे और नीरज का रिश्ता अपनाती हूँ। देखा मम्मी पापा, आपने कहा था ना मेरी पसंद कैसी है। आज आप लोगों को पता चला मेरी पसंद कितनी अच्छी है। सभी गौरी की तारीफ करते हुए खाना खाते हैं और फिर गौरी खुद नीचे सोकर मीनाक्षी और मनीष को बिस्तर पर सुलाती है और खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन अचानक, अरे बाहर इतनी शोर कैसी है? चलिए चलकर देखते हैं। जैसे ही पूरा परिवार बाहर जाता है तो वहां आए मीडिया और एमएलए को देखकर हैरान रह जाता है। तभी सारे मीडिया रिपोर्टर आकर गौरी के अगल बगल भीड़ लगा लेते हैं। मैं पूछना चाहूंगी, आपको कैसा लग रहा है खेत की रसोई से अपने सपनों को साकार कर आसमान में उड़ने की इच्छा पूरी करके?
आप इस शहर की सबसे बड़ी फार्मर हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ बेस्ट फार्मर नेशनल अवार्ड देने आया हूँ। इंटरनेट से लेकर हर शहर के कोने कोने तक सिर्फ आपकी ही चर्चा है। एमएलए की बात सुनकर गौरी हैरान रह जाती है। तभी गौरी को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं यहाँ तक अपनी सास की वजह से पहुँच पाई हूँ, इसलिए मैं ये अवार्ड अपनी सास के साथ लेना चाहती हूँ। इतना कहकर गौरी मीनाक्षी को भी स्टेज पर बुलाती है और ये सारी चीजें अपने कमरे में टीवी पर निशा देख रही होती है। ये क्या, इससे इतना बड़ा एमएलए क्यों मिलने आया है और ये सब क्या हो रहा है? वहीं दूसरी तरफ हमें बताइए, आपने अपनी जर्नी की शुरुआत कैसे की? आप कैसे देश की जनता को खेती करने के लिए जागरूक कर सकती हैं? खेती अच्छी फसलों से नहीं बल्कि एक अच्छे विचार से की जाती है। आगे बढ़ने के लिए पैसे नहीं, अपनों का साथ जरूरी होता है। सबसे पहले हमने खेती शुरू की, आसपास के बाजारों में बेचा और फिर मेरे पति ने इंटरनेट के जरिए इसे दूर दूर तक पहुंचाया। सभी गौरी की बहुत तारीफ करते हैं और एमएलए गौरी को अपने हाथों से अवार्ड देता है और इनाम में कुछ रुपए देकर वहां से चला जाता है। सच में बहू, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। बहू, भगवान करे तो इसी तरह आगे भी तरक्की करती रहे और तुझे किसी की नजर न लगे। हम बेवकूफ थे जो हमने तेरा साथ नहीं दिया। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। तुमने खेत की छोटी सी रसोई को आज पूरे शहर में फेमस कर दिया है। एक तरफ सभी गौरी की वाहवाही करते हैं। गौरी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की शुरुआत कर देती है। वहीं दूसरी तरफ निशा ये सब देखकर धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास करने लगती है। सौरभ के बिजनेस में भी लॉस होना शुरू हो जाता है और फिर एक दिन। क्या हुआ निशा, तुम इतना रो क्यों रही हो? बिजनेस में लॉस मुझे हुआ है और हालत तुम्हारी खराब है। ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं पापा जी और मम्मी जी को घर से बाहर निकलवाती ना तो ना ही आपके बिजनेस में लॉस होता। मम्मी जी होती तो मेरी कितनी मदद करती थी। एक मिनट, अभी क्या कहा तुमने? नहीं, वो मैं तो बस। निशा, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता चल गया तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। अब सच्चाई तुम बताओगी या मैं जाकर माँ से पूछूं? वो दरअसल बात कुछ हुई थी कि। निशा शुरू से लेकर अंत तक सौरभ को एक एक बात बताती है। तुम जैसी लड़की पर भरोसा करके मैंने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया और तुमने क्या किया? मुझे धोखा दिया। अरे तुम जैसी लड़कियां सिर्फ अफसोस के लायक होती हैं। नहीं देखो, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ और मम्मी जी के पैरों तले गिरकर भी माफी मांग सकती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ना मत, मुझे डिवोर्स मत देना। तो फिर चलो मेरे साथ। सौरभ निशा का हाथ पकड़कर गुस्से में गौरी के घर पहुंचता है। वहां जाते ही निशा मीनाक्षी के पैरों में गिर पड़ती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। मुझे मेरी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। तूने मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया, अब मैं तुझे कैसे माफ करूं? मम्मी जी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, गलती इंसान से ही होती है, माफ करने वाला हमेशा बड़ा कहलाता है। आप देवरानी जी को माफ कर दीजिए, क्योंकि असली खुशियां तो परिवार के साथ ही मिलती हैं। गौरी की बात सुनकर मीनाक्षी निशा को माफ कर देती है, जिसकी वजह से सौरभ निशा को डिवोर्स नहीं देता और एक बार फिर पूरा परिवार एक हो जाता है और धीरे धीरे गौरी और नीरज मिलकर एक बड़े से फार्म हाउस में रहने लगते हैं। फिर कुछ महीनों बाद। असली घर इसे कहते हैं, जहां आधुनिक चीजों की व्यवस्था भी हो और खेत से जुड़ी ताजी हवा भी मिले। सच में बहू, हमने सिर्फ एक बड़ा सा मकान बनाया था। असली घर तो तूने बनाया है अपनी मेहनत और लगन से। ये सब कुछ मैंने अकेले नहीं किया है, नीरज जी की वजह से ही मैं इतना सब कुछ कर पाई हूँ। असली तारीफ के हकदार तो वही हैं।